Hello students, good morning to all. In the last lecture we were doing forms of business organization chapter, and under that chapter we have covered our first two topics, that were sole proprietorship and joint Hindu family business. Two forms of business organization I have already explained you in detail, and in today's lecture we are going to cover a third form of business organization, that is partnership. Under partnership we will discuss that what is the meaning of partnership, its definition, features, merits, limitation, and about the minor member. And the rest of the part we will discuss in tomorrow's lecture. So I have restricted myself to discuss these points in today's lecture. So we are proceeding towards our today's lecture. पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या? जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। When a businessman opted for the sole proprietorship, he may face certain problems like lack of the funds और sole risk bearer, उसको रिस्क अकेले को बियर करना पड़ता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन है वो इस फॉर्म की तरफ देखता है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। इन सिंपल लैंग्वेज पार्टनरशिप का मीनिंग होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर, दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में जो कि कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, वो आपस में ज्वाइन करते हैं, बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं और अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे जो बिजनेस के द्वारा कमाए जाएंगे, और वो बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाएगा, या सभी के द्वारा, या फिर उनमें से एक चला सकता है जो सभी के बिहाफ पे काम कर रहा है। एक डेफिनेशन बताता हूं आपको मैं, एल.एच. हैने की। उन्होंने पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है? इट इज द रिलेशनशिप between two or more persons who have agreed to share profits or losses by business carried on by all or one of them acting for all। ये डेफिनेशन दी गई है एल.एच. हैने के द्वारा, जो कि एक मैनेजमेंट थिंकर थे। उन्होंने बोला कि ये रिलेशनशिप है उन दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में जो कि आपस में अग्री किए हैं, जिन्होंने कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे जो कि बिजनेस के द्वारा कमाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा रहा था या फिर उनमें से एक बिजनेस चला रहा था सभी के बिहाफ पे। ये पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है। पार्टनरशिप को गवर्न कौन सा करता है? जैसे कल मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विल बी गवर्न्ड बाय जॉइंट हिंदू फैमिली सक्सेशन एक्ट, जो कि जॉइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956। ऐसे ही पार्टनरशिप भी एक एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। ये कौन सा एक्ट है हमारा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के द्वारा पार्टनरशिप गवर्न की जाएगी, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। वो डेफिनेशन में ऐसी बता देता हूं कि इट इज द रिलेशन बिटवीन two or more partners who have decided to pool some resources and agree to share business profits or losses। कि कुछ पैसा लगा रहे हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप का फायदा क्या है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ दिक्कतें थी वो इसमें से सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब इसके बाद मीनिंग हमारा हो चुका है, हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स
कि व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेशन की पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एक्ट विल बी फॉर्म अंडर द एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी पार्टनरशिप कोई बिजनेसमैन चाहते हैं करना तो उन्हें अपने फर्म को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा इस एक्ट के अंडर। इस एक्ट में सारे रूल्स वगैरह दिए होते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप। जब भी वो एंटर होना चाहते हैं 2 से ज्यादा पार्टनर तो इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लायबिलिटी। In partnership firm, like the sole proprietorship firm, there is also unlimited liability of the partners. Liability is unlimited. Unlimited partnership या unlimited liability का meaning क्या है? Unlimited liability means कि in case of losses, partners' personal assets may also be sold to pay the firm's losses or debts. If the assets of the firm are insufficient, अगर फर्म की assets insufficient है तो पार्टनर्स की पर्सनल assets भी सेल हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी। देखिए कि पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी रहती है या नहीं। पार्टनरशिप में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, इनसेनिटी हो जाती है, वो पार्टनरशिप तुरंत खत्म। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर मे चूज टू कैरी ऑन द बिजनेस, बट इन दैट केस उन्हें एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट लेके आना पड़ेगा। जो पुराना पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो तभी खत्म हो गया जब एक पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या फिर इंसैनिटी आ जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, ठीक है। उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म तुरंत खत्म होगी। अगर वो कैरी ऑन करते हैं तो नए पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। एक बार पार्टनरशिप खत्म हो जाती है उसके बाद वो नए अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर चाहें तो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद है मेंबरशिप। मेंबरशिप में देखिए कि हाउ अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मेंबर बनने के लिए म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए सभी की। 2 पार्टनर मेंबर कैसे बनेंगे? इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होगी तभी पार्टनरशिप फर्म में वो मेंबर बनेंगे। जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में था, बाय बर्थ बन जाता था, लेकिन यहां पे एक एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, दैट विल बी नोन एज पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी फर्म के क्या बन सकते हैं, वो मेंबर्स बन सकते हैं। एक पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स। कई बार इसी पॉइंट में कोलैबोरेट कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहां पे कंट्राडिक्शन है। जो बच्चे ओल्ड बुक्स यूज कर रहे हैं वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए हैं वो 20 दिए गए हैं, लेकिन ये हमारा जब कंपनीज एक्ट 2013 आया उसमें डिफाइन किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 of the Companies Act 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 100। अगर ये किसकी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 100। लेकिन इसी एक्ट में एक रूल नंबर 10 दिया गया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं पार्टनरशिप के लिए 50। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने ये दोनों बातें लिखनी है कि एज पर सेक्शन 464 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 100,
एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। लेकिन जो रूल नंबर 10 है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 50। और जो पुरानी बुक्स वाले हैं उन्होंने इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये आपका नया ट्रीटमेंट रहेगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग क्या होता है, यहां से केस स्टडी आ जाती है काफी। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स कि लाइक एक फर्म में पार्टनर है ए, बी और सी, इनमें से हर पार्टनर, ईच पार्टनर will act as principal, also as agent। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल के रूप में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ एजेंट के रूप में भी काम करेगा। प्रिंसिपल मींस कि वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है, पार्टनरशिप में खुद डिसीजन ले सकता है। लेकिन एजेंट कि जो उसने काम कर दिया, एक तो इनके बिहाफ पे भी काम कर सकता है वो, अगर ए बी सी पार्टनर है और ए सभी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो जो ए ने डिसीजन ले लिया वो बी और सी को भी बाइंड होगा। अगर ए ने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया तो बी और सी को वो लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल मीन्स की मेन वही काम कर रहा है, एजेंट मीन्स इनके बिहाफ पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल पे भी काम करता है, हर पार्टनर एजेंट भी होता है, इसे ही बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एक फीचर है इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि पार्टनरशिप फर्म इज कंट्रोल्ड बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, सभी उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई पार्टनर नहीं भी चाहता तो वह दूसरे को उसके बिहाफ पे बोल देता है कि आप करते रहो। तो इसमें आपने लिखना है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में पार्टनरशिप फर्म इज कंट्रोल्ड बाय ऑल द पार्टनर्स म्यूचुअली विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दे आल्सो टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये थी फीचर्स जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मेशन, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, लायबिलिटी अनलिमिटेड। अब कुछ केस स्टडीज बताता हूं, इनमें से कैसी केस स्टडीज आ सकती हैं। पहले लायबिलिटी में से सुन लीजिए अनलिमिटेड। XYZ पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, अब पार्टनरशिप फर्म में इतना ज्यादा लॉस हो गया, हाउएवर दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, किसी भी रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन लॉसेस हो गए उनको बहुत ज्यादा। तो क्या इस केस में क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि एक्स की पर्सनल एसेट सेल होंगी, तो क्रेडिटर सही है या नहीं है? आपको ऐसी केस स्टडी आ सकती है। अगर सही है तो क्यों है, गिव रीजन। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्रेडिटर्स आर राइट और रॉन्ग। राइट है, रीजन बिकॉज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी सेल आउट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या बताया मैंने कि फर्म नहीं चलती, अगर एबीसी है, कोई भी पार्टनर नया आ रहा है, डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर एक बार पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है तो तुरंत वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो कैरी ऑन करते भी है बिजनेस को तो वो नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे। एक बार तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। मेंबरशिप में मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और मेंबर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनेंगे, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर मैं बता चुका हूं। म्यूचुअल एजेंसी की आपस में एक की जगह, ये इसमें से केस स्टडी पूछ लेते हैं म्यूचुअल एजेंसी में कि एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा था, ए ने कोई भी डिसीजन लिया सभी के बिहाफ पे, तो बी उससे मना कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, कि ए ने मुझसे पूछा नहीं, क्रेडिटर्स को पैसे देने से मना कर रहा है। तो इस केस में क्रेडिटर सही है या ए सही है या बी सही है? इस केस में क्रेडिटर सही है, क्रेडिटर को अपने पैसे लेने का हक है पूरा, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल लागू होता है। ईच पार्टनर इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, तो दोनों के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये थी कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म की, और इन फीचर्स में से केस स्टडीज आपको पूछ ली जाती हैं कई बार। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मेरिट्स, कि व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
अब मेरिट्स की बात करें तो इसको कंपेयर कर लीजिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। जो उनमें दिक्कतें थी वो यहाँ पे कवर हो जाती हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसे की कमी थी, यहाँ पे हमारे फंड्स हैं जो वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, मोर फंड्स। रीजन इज वेरी सिंपल कि देयर आर मोर देन वन पार्टनर, 2 या 3 पार्टनर होते हैं, सभी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, तो पैसा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड रीजन या सेकेंड मेरिट्स वी में से बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक सोल इंडिविजुअल था जिसको डिसीजन लेने पड़ते थे, वो गलत भी ले सकता था क्योंकि अकेला है, उसको खुद को डिसीजन लेने हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, ये इसकी मेरिट है कि पार्टनर 2 या 3 होते हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट से हमेशा डिसीजन लेते हैं और जो डिसीजन रहेंगे उनके वो क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे क्योंकि सभी की एडवाइस से लिए गए हैं। हाँ जी, थर्ड जो मेरिट है इसकी वो क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना इजी है एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम अगर बड़े बिजनेस की बात करें, कंपनीज में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज या फिर रेड टेपिज्म होता है जो कि इसमें नहीं होता। इसमें ज्यादा लीगल वर्क या डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं होता। एक हमें सिंपल रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। उसके द्वारा हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इजी है ये बनाना। फोर्थ पॉइंट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी मीन्स कि पार्टनर है जो 2 या 3 है, उन्हें अपने बिजनेस का पता है और वो अपने आप में तीनों या 2 या 3 जितने भी हैं वो लॉयल हो जाते हैं बिजनेस के प्रति। तो सीक्रेट है जो उनके बीच में ही रहता है, वो सीक्रेट लीक नहीं करेंगे बिजनेस का, क्योंकि अगर सीक्रेट बिजनेस के लीक होते हैं तो उन तीनों को नुकसान है, बिजनेस का नुकसान है तो उन सभी को नुकसान है। इसलिए बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन रहती है पार्टनरशिप फॉर्म में भी। लास्ट वन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये फीचर्स में भी लिख सकते हो कि रिस्क शेयरिंग रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, इंडिविजुअल था जिसको सारे का सारा रिस्क बियर करना पड़ सकता था। ही मे सफर ह्यूज लॉसेस, लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल द रिस्क इज शेयर्ड बिटवीन 2 और 3 पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। जो उनकी रेशियो होती है 2-3, 3-1 जो भी है, उसमें सारे का सारा रिस्क वो शेयर करेंगे। अगर लॉसेस हो भी जाते हैं तीनों में बंटेंगे, वो अकेले बंदे को बियर नहीं करने पड़ेंगे। तो ये भी एक मेरिट है किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। इसके बाद हम देखते हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। इफ देयर आर प्रोस देयर आर कॉन्स ऑल्सो, कि नुकसान भी हो सकते हैं, अगर किसी चीज के फायदे हैं तो कॉन्स भी रहेंगे। ऐसी पार्टनरशिप में भी कुछ लिमिटेशंस है। वो क्या लिमिटेशन है, जब लिमिटेशन की बात करते हैं तो हम इनको कंपेयर करेंगे जो इनसे बड़े बिजनेस है कि उनमें क्या फायदे हैं और इसमें क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी था और पार्टनरशिप में भी प्रिवेल कर रहा है कि लायबिलिटी है अनलिमिटेड है। फीचर में मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि इन केस ऑफ लॉसेस पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर में आल्सो बी सोल्ड। उनकी पर्सनल एसेट भी जा सकती हैं इन केस ऑफ लॉसेस। एक लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड फंड्स। लिमिटेड फंड्स इन दिस पॉइंट सम स्टूडेंट्स में आर्ग्यू कि हमने मेरिट्स में यहां पे मोर फंड्स लिखवा दिया और लिमिटेशन में लिमिटेड फंड्स लिखवा दिया। देखिए मेरिट्स में मैंने बताया था कि हम कंपेयर कर रहे हैं एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप से कि उसमें क्या बेनिफिट है। उससे बेनिफिट हमें था कि ज्यादा फंड होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। आप लिख सकते हो इस पॉइंट के अंदर जब डिफाइन करोगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में ज्यादा फंड्स होते हैं। लेकिन पार्टनर कितने हैं, 2 या 3 इंडिविजुअल ही हैं, ठीक है, 4 हैं, 10 हैं, मैक्सिमम नंबर 100 है। लेकिन वो कभी भी कंपनीज के साथ कंपीट नहीं कर सकते, एमएनसीज के साथ, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स होते हैं। पार्टनरशिप में फंड्स एज कंपेयर टू बिगर बिजनेस क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे।
एक थर्ड लिमिटेशन आ जाती है इसमें, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, दो या दो से ज्यादा पार्टनर है बिजनेस में, कई बार वो लॉयल नहीं होता, एक बंदा लॉयल नहीं है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है उनमें से, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते ही रहते हैं जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बिजनेसमैन था, सारा बिजनेस उसका है, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो भी, लॉसेज है तो भी, लेकिन पार्टनरशिप में चांस रहता है किस चीज का, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का, क्योंकि उनमें अपने आपस में अगर कॉन्फिडेंस ना हो, बिलीव ना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। ये एक लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म की। एक लिमिटेशन होती है इसकी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कि लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कंपनीज फॉर्म में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि बिजनेस है, छोटा है उनके, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो, क्योंकि प्राइवेट है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं ये प्राइवेट है, तो इन पे विश्वास, बिलीव कम करते हैं लोग, इनमें पब्लिक में इनके लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कमी रहती है हमेशा कॉन्फिडेंस में। लास्ट पॉइंट इज lack of continuity. In partnership firm there is lack of continuity, as I have already told you कि पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट तुरंत खत्म। उसका मीनिंग क्या है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया, जिससे कि पुराना एग्रीमेंट खत्म। हाँ, चाहे वो आगे बिजनेस को कैरी ऑन भी करें, लेकिन वो नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, पुरानी पार्टनरशिप वहीं पे क्या होगी, ओवर होगी। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म की। अब आज के लेक्चर में यही बताना था, बस एक पॉइंट और है जो मैं डिस्कस करूंगा छोटा सा, उसके बाद ब्रीफिंग करते हैं कि माइनर मेंबर के बारे में। माइनर कौन होता है, जिसने अभी तक 18 ईयर की एज अटेन नहीं की है, 18 साल से जो कम एज का बच्चा है वो माइनर है। तो क्या माइनर मेंबर पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकता है? देखिए, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में था, वहां पे सीधा बर्थ से था, तो बर्थ कर सकता था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट जो 1932, इसके अकॉर्डिंग कि एक माइनर मेंबर बिजनेस में एंटर कर सकता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए हम उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। माइनर मेंबर कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट बट फॉर द प्रॉफिट्स ओनली, लॉसेस उसको हम नहीं बोल सकते कि बियर करो, और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी उसके शेयर के प्रति, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती इन केस ऑफ माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर एंटर कर सकता है बिजनेस में, मैंने बताया कि, लेकिन उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। और इसके रिगार्डिंग एक और प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट में कि जब वो 18 ईयर की एज अटेन कर लेता है, तो उसको 6 मंथ, जब वो उसने एज अटेन कर ली 18 ईयर्स की, माइनर से वो मेजर बन गया है, अपना माइनॉरिटी उसकी खत्म हो गई है, तो उसको विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी of attaining the age of 18 years, he has to give a notice in writing कि अगर वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वो ऐसा कोई नोटिस नहीं देता है तो क्या होगा, क्या प्रोविजन लागू होगा कि he will be treated as equal partner at par with others। अगर वो कोई नोटिस नहीं देता है तो उसे पार्टनर माना जाएगा और उसको सभी जो लॉसेज हैं बियर करने पड़ेंगे उस टाइम के पार्टनरशिप के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर तो माइनर चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं, अगर वो नहीं चाहता तो वो जा सकता है, उसे राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा कि ये मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता। लेकिन अगर वो नोटिस नहीं देता तो ही विल बी कंसीडर्ड एज इक्वल पार्टनर एट पार विद अदर्स एंड ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स डेट्स। जो फर्म के डेट्स है उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो आज के लेक्चर की एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं मैं। हमने पढ़ा क्या क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग, उसकी एक डेफिनेशन करवाई है मैंने एलेक्स हैनी के अकॉर्डिंग।
उसके बाद उसकी फीचर्स पढ़ी हमने, जिसमें मैंने कुछ केस स्टडीज भी बताई जो इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने मेरिट्स की हैं कि क्या क्या मेरिट्स हैं, वो कंपैरिजन मैंने बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ कर लीजिएगा। लिमिटेशन में मैंने बताया कि क्या क्या लिमिटेशन है, जैसे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फंड्स हमारे लिमिटेड रहते हैं, चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है या लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। उसके बाद एक मेन कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया माइनर के बारे में कि माइनर आ सकता है पार्टनरशिप में या नहीं, आ सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी, वो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी उसकी। और जब वो 18 ईयर की एज अटेन कर लेगा तो उसे राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा कि वो चाहता है या नहीं। अगर नहीं चाहता तो नोटिस लिखेगा, अगर नोटिस नहीं लिखता है तो एज पर रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल पार्टनर विद अदर्स, और उसको सभी लायबिलिटी वो लायबल होगा फर्म के लॉसेस के लिए और डेट्स के लिए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा, सभी को समझ में आया होगा। विद दिस, थैंक यू, signing off.